है जिसको कि भारत का प्रायद्वीप कहते हैं। एक तो ये आता है, दूसरा पोर्शन आता है हिमालय वाला, और तीसरा पोर्शन होता है इंडो गैंगेटिक प्लेन का। ये तीन हम लोगों ने पढ़ा है। चौथा होता है भारत का कोस्टल एरिया, और पांचवा होता है भारत का आइलैंड। ये पांच ब्रॉड फीचर्स के तौर पर भारत का प्राकृतिक क्षेत्र है, जिसको समझेंगे। तो इसमें से इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। भारत का प्रायद्वीप पढ़ लिया, हिमालय पढ़ लिया है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये तीन हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा। तो अभी बचा हुआ है हमारा तटीय किनारा और द्वीप, जो अलग अलग द्वीप है वो। भारत का तटीय किनारा जो है, जिसमें आप वेस्ट टू ईस्ट भी देख सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ है इसमें, जैसे कि अगर क्वेश्चन होता है कि भारत का जो तटीय प्रदेश है, वो तटीय प्रदेश पर चर्चा करना है आपको, और बताना है कि जो तटीय प्रदेश है वो पश्चिम में कैसा है और पूरब में कैसा है। तो सबसे पहले तो देखिए, तट किसे कहते हैं। जैसे कोस्ट जो वर्ड आता है, वो तट किसे कहा जाता है। तट का मतलब सिंपल वे में अगर देखेंगे तो तट का मतलब होता है कि कोई भी वाटर और लैंड के बीच की रेखा, मतलब कहीं भी वाटर और लैंड के बीच की रेखा, इधर पानी है और इधर लैंड पार्ट है, तो ये समुद्र तट होता है। और आप एक वर्ड सुनते हैं औसत समुद्र तट, जिसको इंग्लिश में मीन सी लेवल कहा जाता है। तो ये जो मीन सी लेवल है, ये अभी रहने दो, मीन सी लेवल क्या है हम बताएंगे। तो मीन सी लेवल क्या होता है? समुद्र के किनारे ज्वार भाट आप सुनते होंगे, टाइड्स आता है। तो जब समुद्र के किनारे टाइड्स आता है, तो उस समय में अप जहां तक चला गया और फिर नीचे जहां तक चला गया, देखिए भाटा, ज्वार और भाटा। इसमें दो प्रकार के टाइड होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइड, और दूसरा होता है निप टाइड। स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है कि जो एकदम ऊंचाई तक पहुंच गया, और निप टाइड का मतलब होता है एकदम नीचे तक चला गया। तो ऊपर और नीचे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को नाप लिया गया, और इसका जो ठीक बीच होगा कोई भी क्षेत्र, ये औसत समुद्र तल कहा जाता है। और जब आप ऊंचाई जो पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, तो समुद्र तल से वो ऊंचा है। आप जिस भी शहर में रहते हैं समुद्र तल से उतना ऊंचा है। यह समुद्र तल से नीचा है तो माइनस का साइन होगा, जो महासागर के नीचे होता है। तो ये भी एक बेसिक चीजें हैं। अब अगर आप भारत के तटीय प्रदेश को देखेंगे, तो भारत का जो तटीय प्रदेश है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण दो तीन प्रोसेस से हुआ। एक तो है कि नदी ने जो मटेरियल को जमा किया समुद्र के किनारे, जो कपड़ा थोड़ा सा देखिए, तो जो नदी ने जमा किया है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो आपको क्लियरिटी होगा। आप लोग घर में भी लिखते रहेंगे क्वेश्चन को, तो ज्यादा आसान होगा। जो समुद्र तट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नदी ने, जैसे नदी आ रही है, छोटे छोटे जलधाराएं आ रहे हैं, तो इसने जो मटेरियल यहाँ जमा किया है, एक तो ये मटेरियल, और दूसरा कि समुद्र की जो वेव आती है इधर से ऐसे, इस वेव से ये जो मिट्टी इसकी कटी होगी या इसका चट्टान कटा होगा ये,
और कटने के बाद इसके सामने में ये डिपॉजिट हो गया। जैसे अगर आप दीघा जाएंगे, ये पुरी जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, तो वहाँ पे समुद्र के तट के किनारे आपको बालू, छोटे छोटे डेब्रिस मटेरियल नजर आते हैं। उसका कारण होता है कि जो मटेरियल कटा वो उसी स्थान पर बिखरा हुआ है। तो जब हम लोग मीन सी लेवल की बात करेंगे तो उसमें ये देख क्लियर नहीं आ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर नहीं है या फिर आवाज? कृष्णा दास का कमेंट है क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है या पिक्चर क्लियर नहीं है, मतलब जो लिख रहे हो क्लियर नहीं है। बाकी लोग बताएं। बाकी लोग तो लिख रहे हैं कि क्लियर है एकदम से। तो आपको ये बता रहे थे, उसी को लाइए। तो आपको ये बता रहे थे कि भारत का जो तटीय प्रदेश की बात करते हैं, ये तटीय प्रदेश की उत्पत्ति के लिए आप लिखेंगे इयोसीन। ये इयोसीन पीरियड में ये बना, इसकी उत्पत्ति इयोसीन पीरियड में हुई है। कोई ठीक है। तो जैसा आपको बता रहे थे कि समुद्र की वेव और नदी के डिपोजिशन, ये दोनों के चलते इसकी चीजें सामने में जमा हुई है। लेकिन ये भी समझना है कि तट जितना ज्यादा मटेरियल यहाँ जमा होगा उतना ज्यादा ये चौड़ा होगा। ये जो तट है वो चौड़ा होगा। तो हम लोग दोनों तट को देखेंगे, भारत का जो पूर्वी तट है और भारत का जो पश्चिमी तट है, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो लिखिए गुजरात का तटीय प्रदेश के विस्तार के बारे में। तो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है इसके बारे में देखें सबसे पहले। और भारत का मानचित्र ये आ पाएगा, इधर वाला इसको हटाइए, उसको निकालिए, वर्ल्ड का मैप को, वर्ल्ड का मैप हटाइए वहां से। तो गुजरात का जो नक्शा है इस पर देखेंगे, इस पोर्शन पर देखिए, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप मैप में, ये काठियावाड़ वाला इलाका है ये, और ये पूरा जोन से लेकर के ये इलाका, ये इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये पश्चिमी तट है, तो इसकी ये कब बना ये बताएंगे आपको, फिर ये कब बना है ये चीज को। पहले काठियावाड़ का इलाका है, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोग इस पोर्शन को बेसिकली देख रहे हैं हम लोग, ये वाला इलाका। इसको मतलब यहाँ पर कौन कौन नदी ने डिपॉजिट किया है और किस किस नदी के द्वारा बना है। तो पहला इसमें लिखेंगे साबरमती। साबरमती ने जो डिपोजिशन किया इस इलाके में, उससे तट का निर्माण हुआ। दूसरा नदी जो है वो है माही। माही नदी भी है इस एरिया में। और एक तो लूनी नदी है, लेकिन ये लूनी जो है ये पूर्ण रूपेण अब यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन इस शुरुआती समय में आया करती थी। अब धीरे धीरे वो इसका पानी यहाँ तक ही आकर के पूरा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उधर ही समाप्त हो गया उसकी पानी जो है। तो लूनी और दूसरी नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा हो रहा है इस इलाके में, यहाँ पर जो मिट्टी जमा हो रहा है, जो बालू जमा हो रहा है, तो उससे एक तट का निर्माण हुआ है इस इलाके में, जिसमें विंड और ओशन, मतलब इस बनाने में, निर्माण में, इस एरिया में विंड प्लस रिवर और प्लस समुद्र, ओशन, ये तीनों मिलकर के निर्माण किया। पवन भी किया है, नदी भी किया है और महासागर भी किया, तीनों मिलकर के किया है।
तो समुद्र यहाँ पर पीछे भी हटा है, जैसा आपको पहले भी हम बताए थे कि समुद्र जो है यहाँ से पीछे भी हटा है। तो ये रिग्रेशन हुआ है ओशन का। तो ओशन का यहाँ से पीछे जाने के कारण भी तट यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था, जो क्लियर कट बाउंड्री नजर आ रही है। तो ये देखेंगे कि जो समुद्र के पीछे का जो एरिया है और यहाँ पर दो इलाका है, एक बांस काठा का इलाका है और एक सब्र कांटा का इलाका है। दो इलाका है जिसको अगर छोड़ दिया जाए, एक बांस काठा का और दूसरा सब्र काठा का, ये दो इलाके को छोड़ करके ये पूरे क्षेत्र में, गुजरात के किनारे पूरे क्षेत्र में समुद्र तट का निर्माण हुआ है। ये दो इलाका, एक बांस काठा को छोड़ देते हैं, सब काठा को छोड़ देते हैं, तो पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है, ये चीज को पता चलता है। साथ ही साथ पूर्वी गुजरात का अरासूर पर्वत, जो उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, एक लिखेंगे सबसे पहले अरासूर माउंटेन जो पूर्वी गुजरात में है, और राजपीपला तो पहले आपको बताए थे, राजपीपला ही, राजपीपला आप जानते होंगे कि ये सतपुरा का एक नाम है, सतपुरा के ही पार्ट है। परनेरा हिल, गिरनार हिल, ये सारी चीजें, और साथ में मांडव माउंटेन। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अरासूर माउंटेन, राजपीपला की पहाड़ी, परनेरा पर्वत, गिरनार पर्वत और मांडव माउंटेन, ये सारे जो है ये उस क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र में है जहाँ पर गुजरात का तट है। यानी कि गुजरात की तट जिस क्षेत्र में है वहाँ ये सारे माउंटेन रेंजेस नजर आते हैं। और इसी क्षेत्र में रान ऑफ कच्छ भी है। ये वाला जो इलाका है, ये खास करके ये जोन, ये रान ऑफ कच्छ कहा जाता है। समुद्र जब पीछे लौट रहा था तो समुद्र के पीछे लौटते समय, इरिग्रेशन के समय, कुछ स्वाम्पी लैंड रह गया, दलदल इलाका, वो और मड मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला इलाका, और यहाँ पर इसलिए बहुत से द्वीप का भी निर्माण हुआ है, जैसे बेला, खादिर या पटचम। तो ऐसे कई द्वीप भी यहाँ पर बने हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये पोरबंदर कोस्ट भी कहलाता है। हाँ, पोरबंदर वाला इलाका है ये। तो रान ऑफ कच्छ का जो एरिया, यहाँ पर बार बार ज्वार भाटा भी आता है, क्योंकि दलदल बनने का कारण है कि यहाँ पर बार बार टाइड्स आते रहते हैं। आप जानते होंगे कि भारत का एकमात्र जो टाइडल पोर्ट है, मतलब एकमात्र जो ज्वारीय बंदरगाह है, और वो जो ज्वारीय बंदरगाह है वो कहाँ पर बना है? गुजरात में, जिसमें टाइड्स आने से, टाइड्स जब आता है और फिर वापस जाता है, तो जब टाइड्स आता है तो जो जहाज है वो साथ में, जहाज जो है वो साथ में, मतलब पानी के साथ जहाज जो है वो आ जाता है पानी के साथ में। तो ये कांडला जो यहाँ पर इस जगह पर लोकेशन है कांडला का, ये जगह पर ये एग्जैक्ट वाला पोर्शन जो है कांडला का, तो यहाँ पर जुड़ जाता है। अब आपको ये बता दें कि दलदल भूमि जो है वो विकसित हुआ है, और दलदल भूमि होने के चलते क्या करना है कि जैसे ही दलदल भूमि कहीं पर बनेगा तो वहाँ पर नमक का क्षेत्र भी आ जाएगा, क्योंकि वो उस एरिया में, इसलिए नमक का बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में नमक भी निकाला जाता है। तो गुजरात का ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है,
और काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक तो गल्फ ऑफ कच्छ और ये वाला इलाका, और एक खंभात की खाड़ी ये वाला, ये गल्फ ऑफ कच्छ ये क्षेत्र और ये वाला इलाका खंभात की खाड़ी है। तो ये इलाका भी उसमें आता है, काठियावाड़ पेनिनसुला के तटीय प्रदेश में आता है। तो अब ऐसा अगर क्वेश्चन देता है कि पश्चिमी तटीय प्रदेश की प्राकृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए, मतलब इसके बारे में होगा कि पश्चिमी तटीय प्रदेश जो जिसमें गुजरात भी आ रहा है, इंक्लूडिंग गुजरात है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय प्रदेश की लंबाई ये क्योंकि वेस्टर्न घाट माउंटेन भी उसी रेंज में है, तो इतना लंबा तो इसका बन ही गया। भारत में टोटल जो तटरेखा है 7516 किलोमीटर है, ये इंक्लूडिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप ये दोनों को लेकर के, और हमारे भूभाग का टोटल देखेंगे तो ये सिर्फ 6100 किलोमीटर आता है। तो पश्चिमी तट मतलब यहाँ से लेकर के ये नीचे तक ये 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 1600 किलोमीटर का है, और ये लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसमें लिखेंगे कि ये जो है ये 10 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। इस मतलब तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, कहीं पर 10 किलोमीटर भी है कर्नाटक के पास, और कहीं पर मलाबार वाले क्षेत्र में ज़्यादा चौड़ा भी है। इसकी जब ऊंचाई देखेंगे इस तट का समुद्र से, इससे तुलना में इसकी जब हाइट देखेंगे तो ये 150 से लेकर के 300 मीटर ऊंचा है। मतलब समुद्र से इसकी ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर तक है ये ऊंचा, और इसकी जो कई सैंड ड्यून्स और कई समुद्री स्तूप जो होते हैं, सैंड ड्यून्स इस एरिया में नजर आएगा। समुद्री स्तूप का मतलब होता है कि बालू के बड़े बड़े इस प्रकार की आकृति समुद्र में, ऐसा इस प्रकार की आकृति समुद्र में ऐसे आकृति नजर आएंगे तट के किनारे, जो वेव्स है वो वेव्स कट करके, मतलब जब पदार्थ को लेकर के चलती है तो वो पदार्थ को फिर वो जमा करके, और वेव्स जो लगातार यहाँ पर चल रहा है उस वेव से क्या होता है कि जो चट्टानें, जो चीज़ें हैं, पूरी पिक्चर आ पा रही है आप लोगों को, दिख रहा है पूरा, ये बोर्ड आधा दिख रहा है, हमें लग रहा है कि बोर्ड शायद आधा है दिख रहा है, बोर्ड को पूरा दिखाएं, ठीक है अभी ये ठीक है। कोई मैसेज होगा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर आ रहा है। अब इस तट के किनारे मिट्टी लिखी की लेटेराइट प्लेटफॉर्म बना देती है, मतलब लेटेराइट सॉइल होगा ये तो आप जानते होंगे। इस जोन में लेटेराइट सॉइल है, इसका मूल कारण क्या है? कोई स्पीकर ऑन करके बताएं। लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर लेटेराइट प्लेटफॉर्म बना है, ये लेटेराइट मिट्टी इस जोन में क्यों है, ये अगर बताना चाहते हो तो बताएं कोई। आप अपना जो साउंड है उसको अनम्यूट करके आप जवाब दें कि लेटेराइट प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना है तो क्यों।
कोई नहीं बता पा रहे? कोई बता पा रहे हैं तो बोलिए कि लेटराइट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों बना है। समुद्र के पानी से और नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से। और कोई जो बोलना भी चाहे स्पीकर ऑन करके तो आप अपना आंसर दे सकते हैं कि लेटराइट प्लेटफॉर्म इस समुद्र तट पर कैसे बना और लेटराइट मिट्टी आया कहां से, ये क्वेश्चन है हमारा। उत्तर अभी नहीं आया है सही। देखिए लेटराइट मिट्टी जहां पर बनता है वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक बार अल्टरनेटिव विंटर सीजन हो और एक बार अल्टरनेटिव समर सीजन हो और उस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा हो और माउंटेनस एरिया हो। तो ये बहुत परफेक्ट लोकेशन मिल रहा है देखिए इसके लिए कि जहाँ पर वर्षा भी हो रहा है, माउंटेन एरिया भी है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, जहाँ पर एक बार विंटर सीजन आता है और एक बार समर सीजन आता है। छोटानागपुर में भी है ऐसा। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि जो चट्टान के सॉफ्ट पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से बह जाते हैं और हार्ड बच जाते हैं और इसी मिट्टी में एल्युमिनियम मिलता है। बॉक्साइट वाला इलाका होता है। झारखंड में अगर देखेंगे तो लोहरदगा वाला एरिया ये कहला जाएगा और इसको पैट भूमि भी कहते हैं। तो पश्चिमी समुद्र तट जो है वेस्टर्न वाला, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर अगर लेटराइट मिट्टी भी है, लिटरल जोन भी है और लेटराइट प्लेटफॉर्म भी है और कुछ रेसिडुअल माउंटेन भी है। क्योंकि इरोजन लगातार हुआ है इस एरिया में तो कुछ माउंटेनस एरिया भी हो जाता है। ये जो तटीय प्रदेश है इसका लंबवत ढाल मिलेगा इस साइड में, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पर इस जोन में सबमर्जेंस हुआ था। मतलब यहाँ पर सबमर्जेंस का मतलब डूब पृथ्वी टूट करके नीचे चली गई थी। तो यहाँ पर सबमर्जेंस हुआ था और नीचे वाला जो पार्ट है मलाबार तट का किनारा, ये वाला यहाँ का जो तट है वो इमरजेंस हुआ है। मतलब ये ऊपर उठा है ये वाला और ये नीचे टूट कर गया है। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे तो इधर थोड़ा स्टीप स्लोप नजर आएगा, ऐसा खड़ा ढाल हो जाएगा वो। और कई सारे दर्रे हैं, जैसा आप जानते हैं पिछली क्लास में बताए थे कि इस पर्वतीय भाग में होता है। इसको कोंकण कहते हैं। कोंकण काठियावाड़ के नीचे है, सूरत से लेकर के गोवा तक इसको कोंकण कहते हैं। कोंकण के बाद इसको कन्नड़ नाम होता है, इसका कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं। और कन्नड़ के साथ इसका नाम मलाबार तट होता है इस साइड में। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इधर की ओर इस साइड अब देखेंगे भारत का जो पश्चिमी तट है इसमें एस्चुरी भी नजर आता है। एस्चुरी पश्चिमी तट पर इसकी चौड़ाई उतना ज्यादा नहीं है जितना बे ऑफ बंगाल के किनारे में। तो जो एस्चुरी तट है ये बेसिकली क्या है कि जब कोई नदी समुद्र के किनारे जा रही है तो रास्ता से चट्टान काटते काटते जा रही है और अगर ये हार्ड रॉक है ये वाला तो नदी इसको इजीली नहीं काट पाती है। ये हार्ड रॉक है तो इसको थोड़ा टाइम लेती है काटने के लिए और वो यहाँ पर ला करके जमा करती है। नदी यहाँ पर जमा करती है और नदी जो जमा कर रही है
इसको समुद्र क्या कर रहा है कि इसको हटा रहा है। वेव आया, उसको हटा दिया, ऐसे हटा दिया। तो अगर ये जो मटेरियल है, मतलब डिपोजिशन इज मोर देन रिमूवल, अगर डिपोजिशन ज्यादा है तब तो मटेरियल बचने लगेगा, और अगर लेस है, कम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा तो नदी डायरेक्ट यहाँ पर मिलेगी, ऐसे डायरेक्ट मिलेगी। इसी को एस्चुअरी बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी क्यों बनाती है? क्योंकि ये हार्ड रॉक से बहती है, और हार्ड रॉक से बहने के कारण ये नदियां जो है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है, मतलब ज्वार नदमुख बनाती है। ऐसी नदी जो होती है, ये नदी हिमालय से निकलने वाली नदी से अलग है। देखिए, अगर आप गंगा को देखेंगे तो गंगा नदी जो है वो नदी बहुत चौड़ी होकर के बहती है, मिट्टी को आसानी से काटती है, जितना आसानी से ये नहीं काट पाती है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग पूर्वी वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो पूर्वी तट है हमारा, ये वाला, ये तट के बारे में, जिसमें पूर्वी घाट पर्वत बंगाल की खाड़ी के बीच, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ वेस्ट ईस्टर्न घाट माउंटेन है जो बीच बीच से ऐसे कटा हुआ है। इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में जो तट का निर्माण हुआ है, ये भारत का पूर्वी तट, ये भारत का ईस्टर्न कोस्ट है। तो इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का डेल्टा पूरा शामिल होगा, और थोड़ा सा चौड़ाई भी ज़्यादा है। इसके किनारे किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ जहाँ पर नदी डेल्टा बना रही है, जिस जिस जगह पर, ये सभी जगह पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बनता है। तो इसका ढाल भी सामान्य और एक जैसा है। इसकी जो ढाल, पश्चिमी तट की जो ढाल हम लोग देख रहे थे, वो स्टीप था, इस साइड का स्टीप था, लेकिन इसमें क्या है कि ये ढाल, इसको इंग्लिश में जेंटल बोलते हैं, जेंटल स्लोप, और हिंदी में सामान्य ढाले। सामान्य ढाले, तो इसका कारण क्या है कि नदी और समुद्र दोनों ने मिट्टी यहाँ पर जमा किया है, समुद्र भी तो वेव्स के द्वारा काट रही है, तो ढाल थोड़ा सा स्लोप जो है वो एक जैसा भी यहाँ पर हो गया है। दूसरी देखेंगे चीजें कि यहाँ पर कई बीच और तट रेखा सीधी भी है, देखिए थोड़ा सा स्ट्रेट तट रेखा भी है, नजर आती है, और कई बीच यहाँ पर दिखता है, कई बीच है। यहाँ पर कुछ कॉल आ रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं फिलहाल, कॉल आने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आमतौर पर पूर्वी घाट के बारे देखेंगे, यहाँ भी समानांतर समुद्री स्तूप है। समानांतर समुद्री स्तूप कैसे बनता है कि जो, जैसे कि कोई समुद्र के किनारे जो वेव्स हैं वो यहाँ पर जमा कर रहे हैं, सोचिए कि वो इस स्थान पर यहाँ पर मटेरियल जमा कर रहे हैं, या नदी या समुद्र इस जगह पर जमा कर रहे हैं ऐसे, और जब
इसके किनारे किनारे जो ओशन करेंट बह रही है, ये ओशन करेंट इसको थोड़ा सा आगे देखे, ऐसे लेकर के जाएगी। इस ये पूरा एक जगह जमा है, तो इसको धीरे धीरे वो पुश करते करते यहाँ पर पैरेलल टू द कोस्ट एक ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ऐसा बालू का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा समुद्र में ही, जो तट के किनारे ही होगा। तो इसको हम लोग सी ड्यून्स बोलेंगे, जो पैरेलल टू द कोस्ट है। कभी कभी इसके लिए बार शब्द का प्रयोग होता है। बालू का काफी सुंदर दिखता है ये इलाका समुद्र के किनारे में, और बहुत लंबा, कभी कभी इस प्रकार से भी आगे की ओर बढ़ जाता है, ऐसे वेव्स के चलते। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर से आगे जाएगा, तो ये भी काफी अच्छा लुक समुद्र में आता है। और लैगून भी यहाँ पर जब देखेंगे, जैसे इसी चीज को हमने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि बहुत से समुद्र तट के किनारे क्या होता है कि ये बाढ़ के चलते ये सैंड जो सी ड्यून्स बन रहा है या कोरल कोई भी एक के चलते, अगर यहाँ का ये पानी, बीच का जो पानी है, ये अगर डिटैच हो जाता है समुद्र से, तो फिर धीरे धीरे ये एक लैगून का शेप ले लेगा ऐसे, तो ये लैगून बन जाएगा। ऐसे कई लैगून दक्षिण भारत में आपको नजर आ जाएंगे। चिल्का भी इसी प्रकार का एक लैगून है। अगर चिल्का की बात की जाए तो चिल्का भी एक लैगून ही है। दिख रहा है इसमें पिक्चर? तो चिल्का भी एक लैगून में ही आएगा। तो साथ में कोलेरू है, कोलेरू या जो गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, कोलेरू लेक, तो कोलेरू लेक आ जाएगा। पुलिकट झील भी आएगा, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, पुलिकट। और कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश में, आंध्रा तट, कोरोमंडल तो तमिलनाडु में कहते हैं, आप जानते ही होंगे। उत्तरी सरकार और बंगाल में इसको सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है, पूर्वी का। तो ये दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए पूर्वी और पश्चिमी तट में, तो ये ज्यादा चौड़ा है पहला। दूसरा कि इसमें कई नदी जो है वो डेल्टा बना रही है। तीसरा कि इसमें पैरेलल ड्यून से जो इस साइड में नहीं है, जेंटल स्लोप है यहाँ पर। इस एरिया में बे ऑफ बंगाल का इफेक्ट दिखता है, मतलब यहाँ पर कई ऐसे, बे का मतलब ही होता है कि यू से आकृति अगर समुद्र में हो ऐसा, तो थोड़ा जो वेव की क्रियाएं हैं उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इस साइड में। खास करके नदी यहाँ पर जमा किया गया है, अधिकांश नदी डेल्टा बनाती है, और इसलिए ज्यादा सेंटर भी इसी जोन में विकसित हुए हैं भारत में अगर देखेंगे तो। जबकि पश्चिमी तट पर अगर जाइएगा तो वेस्टर्न कोस्ट पर क्या हुआ है कि एक तो सबमर्जेंस हुआ है ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाला पार्ट जो है इमरजेंस हुआ है। और यहाँ पर भी जो तट होता है, जैसे हमारा यहाँ पे देखिए एक माउंटेन रेंज पैरेलल है, और यहाँ भी एक माउंटेन रेंज पैरेलल था ना, वेस्टर्न घाट। तो इस प्रकार के तट को पूरे वर्ल्ड में भी, जैसे आप देखेंगे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी तो माउंटेन रेंजेस पैरेलल है। तो ऐसा अगर माउंटेन रेंजेस पैरेलल है तो उसको ज्योग्राफी में डालमेशियन कोस्ट कहा जाता है। जहां पर कोई तट के किनारे, समुद्र के किनारे कोई पैरेलल माउंटेन रन करता है तो उसको डालमेशियन तट कहते हैं। और अगर वर्टिकल हो जाए, जैसे गुजरात में ऐसे वर्टिकल गिरनार का पर्वत, या अफ्रीका के उत्तरी भाग में एटलस माउंटेन जो है वर्टिकल है, तो उसको वर्टिकल होता है तो उसको रिया कोस्ट कहते हैं ज्योग्राफी में। और तीसरा होता है जो फियोर्ड्स बनता है, मतलब कि ग्लेशियर के चलते हिमनद जब इरोजन करता है और उसके बाद वो पिघल जाता है तो उसको फियोर्ड्स बोलते हैं। नॉर्वे स्वीडन के जो पार्ट है इसी में आते हैं। तो ये भारत का तटीय प्रदेश था। अब बात करते हैं भारत के दो प्रमुख आइलैंड पर। आइलैंड तो आप लोग जानते ही होंगे कि आइलैंड का मतलब होता है कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। और अगर आर्कीपिलागो वर्ड होता है, आर्कीपिलागो का मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र जो है
वो अगर समुद्र में कई ग्रुप में हो, मतलब अकेला है तो आइलैंड है और ग्रुप में है तो आर्कीपिलागो है। जैसे अंडमान एक आर्कीपिलागो का उदाहरण होगा, लक्षद्वीप आर्कीपिलागो का उदाहरण होगा। तो अगर देखा जाए वर्तमान में तो भारत में कुल मिलाकर के 247 आइलैंड एट प्रेजेंट अगर देखेंगे तो भारत में कुल मिलाकर 247 द्वीप मौजूद है, जिसमें से 204 द्वीप जो है, थोड़ा सा आप टर्न करके यहाँ दिखाएं, 204 द्वीप जो है इसमें से अंडमान निकोबार के बीच एक 10 डिग्री चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल और स्ट्रेट की विड्थ कम होती है। ये दोनों साइड में एक लार्ज वाटर बॉडी को दोनों साइड में जोड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये एक साइड देखिए, ये अंडमान और निकोबार के बीच में, मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा है पानी की। जैसे हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो उसकी चौड़ाई कम है। और अभी ऐसे भी रामायण चल रहा है तो आप उसमें देखेंगे, वो चीज़ें दिखेंगी आप। अब अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर देखिए तो यहाँ पर सबसे कम दूरी भारत के तट से अगर देखा जाए तो 2000 किलोमीटर की है इंडिया से, और इसका जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से ऑपरेट किया जाता है इसको। साथ ही साथ अंडमान निकोबार के बारे में ये भी है कि जो इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं ग्रेट निकोबार पर मौजूद है, वो जिसको पार्सन पॉइंट या दूसरे भी पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा? ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जहाँ पर एक साल, मतलब साल में एक बार ज़्यादा टेम्परेचर होगा और एक बार टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब एक बार विंटर सीजन और एक बार समर सीजन, तो 2 बार ऐसा होता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में इतना होने के बावजूद, अब देखिए एवरेज टेम्परेचर अंडमान निकोबार का 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गर्मी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर ओशनिक जलवायु है ना, मेरीन क्लाइमेट का यहाँ पर इफेक्ट है। और मेरीन क्लाइमेट का इफेक्ट है तो ये फायदा हो जाता है अंडमान निकोबार के लोगों को कि उनको उतना ज़्यादा गर्म नज़र नहीं आता है। और काफ़ी बर्ड्स यहाँ पर अलग अलग जगह से आते हैं। अभी जानकारी के मुताबिक 250 वेराइटी हैं बर्ड्स के जो अंडमान निकोबार में है। इसके जो द्वीप हैं वो सारे द्वीप में से कुछ वोल्केनिक है, कुछ टेक्टोनिक है और कुछ कोरल है। कुछ कोरल आइलैंड भी है। कोरल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है समुद्र में, वो कोरल आइलैंड है। तो कुछ कोरल आइलैंड भी यहाँ पर है। तो ये अंडमान निकोबार में जब देखेंगे तो जनसंख्या तो यहाँ की एकदम से जनजातीय है, जैसे ऑन्जेज है, जरावा है, सॉपमेन है, सेंटलीज है, निकोबारीज, ये सारी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि आज के वर्तमान समय में अंडमान निकोबार की कई दिक्कतें भी हैं। यहाँ पर भी बांग्लादेशी लोगों का माइग्रेशन हुआ है, श्रीलंका के लोग माइग्रेट किए हैं, तमिलनाडु से लोग वहाँ गए हैं और म्यांमार से लोग गए हैं। तो ये वर्तमान चुनौती है अंडमान निकोबार के इकोसिस्टम को बचा करके रखने की, जो बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो ये माइग्रेशन को कैसे रोका जा सके, ये एक चुनौती है और इसको दूर करना होगा सरकार को आने वाले समय में। अंडमान निकोबार में 2 बार बारिश हो जाता है साल में। एक बार जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून इन करता है, भारत में
आप जानते हैं कि 1 जून को मानसून आता है, लेकिन अंडमान निकोबार में 18 मई से ही बारिश शुरू हो जाती है, 18 मई से। और एक बार बारिश कब होती है? लौटती हुई मानसून, जिसको इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। समर सीजन के मानसून को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। गर्मी के दिनों में साउथ वेस्ट, और विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश होता है जाड़े में, जिससे तमिलनाडु में भी होता है। तो 2 बार बारिश यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ के चट्टानों के बारे जानकारी ले लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो मुख्य चट्टान है वो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल। ये 3 मुख्य चट्टानें हैं अंडमान निकोबार की। एक सैंडस्टोन, एक सेल और एक लाइमस्टोन। हालांकि बैरन आइलैंड और नारकोंडम में जाएंगे तो वहां पर जो चट्टानें मिलेंगी वो ज़्यादा बेसॉल्ट होगा, लेकिन बाकी अंडमान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक नजर आता है जरूर सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसमें कुछ ऐसे भी आइलैंड हैं जिसमें लोग नहीं रहते सारे। ऐसा नहीं कि सारे में रहते हैं। तो आप इन सारे आइलैंड में, जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, इसमें तो लोग रहते हैं। ये ऐसे आइलैंड है जहाँ पर इनहेबिटेंट नजर आते हैं। लेकिन आप जब सुनते हैं ना, अंग्रेजों के समय में काला पानी का सजा दिया जाता था, ये काला पानी का सजा अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। और जो वीडी सावरकर के बारे आप जानते हैं कि उनको सेल्युलर जेल में अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ के जेल में रखा गया था। और काफ़ी छोटा जेल था, जैसे आप देखते होंगे हिस्ट्री में भी, और बीच बीच में चीज़ें आती हैं। तो अंडमान जो निकोबार है, इसके जो लोग हैं वो निग्रोइड प्रजाति के हैं, और इनको इसी रूप में रहने दिया गया है। मतलब ये एक्सटिंक्ट होने वाली जनजातियां हैं, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। बाहर के लोगों का माइग्रेशन को रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, बोटिंग है, मैरिनर्स हैं, तो लोग किसी प्रकार से भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और टूरिस्ट सेंटर भी विकसित हो गया है। अंडमान निकोबार लोग तो काफ़ी जाते हैं अभी इन दिनों। तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अगर आप एटलस के साथ हैं तो उसको साथ में देखेंगे आप, तो आपको थोड़ी सी जानकारी और ज़्यादा होगी। अब दूसरे द्वीप पर आते हैं भारत का, जो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप देखते हैं। लक्षद्वीप जो है, इसमें वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो द्वीप की संख्या जो है वो 43 के आसपास है, 43 है। और इस 43 आइलैंड में अधिकतर आइलैंड जो यहाँ का है वो कोरल ऑरिजिन का है। मतलब कि वो है कोरल आइलैंड। और कोरल आइलैंड में भी एक वैरायटी को एटॉल कहते हैं। एटॉल ये हॉर्स शू शेप्ड होता है एटॉल, जिसमें होता क्या है कि कोरल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको पहले भी हमने बताया। ये तो समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं। तो जो समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं, ये कोरल समुद्र तट से थोड़ी दूर पर रहते हैं, और इनको एवरेज 24 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिसे चावल की खेती करते हैं तो वैसा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो लक्षद्वीप में, और अगर नदी यहाँ पर बहने लगेगी तो ये थोड़े से दूर चले जाएंगे, क्योंकि बालू का कण अगर इनके मुंह में आ गया तो फिर ये डेथ करेंगे, तो थोड़ा से दूर की ओर जाने लगते हैं। कोरल जो द्वीप होते हैं, ऐसे कई सेचल्स जैसे है, तो भी कोरल आइलैंड के रूप में है। अब जो कोरल आइलैंड है, ये आइलैंड भारत में लक्षद्वीप में मुख्य रूप से, और लक्काद्वीप या मिनी कोई, अमीन देवी, ये तो प्रमुख
कुछ आइलैंड है, इसके अलावा भी कई आइलैंड हैं। तो 43 में से टोटल 13 द्वीप ही ऐसे हैं जिसमें लोग वहां रहते हैं, ज्यादा में लोग रहते नहीं, 13 लोग जो है वही रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि लक्षद्वीप में जो हम बता रहे थे आपको एटॉल, ये एटॉल बेसिकली है क्या ये समझाते हैं। तो जैसा आपको बता रहे थे कि तीन प्रकार के प्राणी होते हैं कोरल वाले। एक तो होता है कि वो पृथ्वी समुद्र के पानी के अंदर अंदर कॉलोनी बना करके रहते हैं, ऐसे पैरेलल टू द कोस्ट, थोड़ा सा दूरी बना करके और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये ऐसे बढ़ते जाते एक कोरल, इनको फ्रिंजिंग बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। ये फ्रिंजिंग रीफ है। और दूसरा होता है जो समुद्र के अंदर पैरेलल ना होकर दूर तक ऐसे फैल गए, इस प्रकार से ऐसे फैल गए, तो इसको बोलते हैं बैरियर रीफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरा होता है जिसमें कोरल धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आ जाते हैं और फिर इसमें मिट्टी बालू का कण अगर मिलते हैं क्या तो डेथ करके एक छोटे छोटे द्वीप बना लेते हैं, आइलैंड बना लेते हैं। तो इसको बोला जाता है तीसरे वाले को एटॉल। अभी जो आप रामायण सीरियल में देखा होगा कि भगवान राम जो श्रीलंका तक जो एक पुल बनाया गया था वो कोरल, जिसको अभी एडम्स ब्रिज बोलते हैं, तो राम सेतु जो नाम है वो कोरल पत्थर का था, इसलिए वो समुद्र में फ्लोटिंग तैरता था। तो उसका लॉजिक था कि वो कोरल पत्थर था। तो लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड है और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अगर तुलनात्मक देखेंगे तो वो अरबियन सागर के साइड में है। इसमें मुख्य रूप से वोल्केनिक आइलैंड ना हो के कोरल है, और जबकि अंडमान निकोबार जो है वो वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड में आता है। सबसे ज्यादा वहां पर वोल्केनिक आइलैंड है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि इकोसिस्टम के लिहाज से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरल आइलैंड का एक अलग महत्व होता है। अंडमान निकोबार हिस्टोरिकल और फॉरेस्ट जोन के लिए, मतलब जंगल का प्रिजर्वेशन है वहां पर, जो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है वो अंडमान निकोबार में मौजूद है, लेकिन जो कोरल की वेराइटी है वो लक्षद्वीप में मौजूद है। तो ये इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स थी जिसमें एक पोर्शन बच गया था कोस्टल वाला, तट वाला। भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की आप जानते ही होंगे, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की और तब तमिलनाडु की तट रेखा है। तो ये जो आज की जो क्लास थी, आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप बोले। कुछ क्वेश्चन सब देख लेते हैं। बीच बीच में कनेक्शन कट जा रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकता हुआ हो। आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहें अब पूछें, आप लोग एक एक करके। भारत का द्वीप जो है इसकी ओरिजिन कैसे हुई, भारत का तट, अराकन-युमा माउंटेन जो है वो म्यांमार में है, बर्मा में है, और अराकन-युमा पर्वत से ही जो म्यांमार वाला है उसका ही एक भाग माना जाता है कि वही चैन आगे चल करके अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में जानी गई। और वहाँ पर लेकिन आज की डेट में वोल्केनो वाला कई आइलैंड मिलता है, जो ज्वालामुखी आइलैंड है, जहाँ पर हमेशा वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कोई, तो आप पूछें।
कुछ इस प्रकार से